हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज चलते हैं देखते हैं बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का सेकेंड पेपर यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये है आपके रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम का पार्ट 2। क्या है? रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम का पार्ट 2 है। तो एक चीज़ ध्यान देना है स्टूडेंट, स्पेशली जो हमारा ये पार्ट 2 जा रहा है आज के क्लासेस के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट फर्स्ट का नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने वहां पे रिस्ट्रिकेशन एंजाइम के बारे में सारी बातें हमने कर लिया था, यानी वहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया था। अब बात कर लेते हैं उसी सीरीज में सेकेंड पार्ट की। तो आज हम लेके आए हैं मैकेनिज्म ऑफ, क्या कहेगा आज की क्लास में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिकेशंस। देखो रिस्ट्रिकेशंस तो हमने बाद में देखेंगे, बट उसके पहले क्या करें, मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिरकार जो मैकेनिज्म, जो क्रिया विधि होता है, क्या होता है, जो क्रिया विधि होती है डीएनए रिकॉम्बिनेंट की, वो होती कैसी है उसके बारे में डिटेल करेंगे। तो आप सबसे पहले एक छोटा सा काम करिएगा कि स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में इसमें घिसपिच हो जाता है तो आपको सही तरीके से सारे हेडिंग्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आप पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू देखेंगे क्या कहते हैं हमारे अलग अलग टाइप्स, ताकि मैं आपको आज के क्लास से कंप्लीट करा पाऊँ कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसकी मैकेनिज्म होती कैसी है। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी जो हमारा आज का टॉपिक है ये 5 नंबर एंड 10 नंबर में आने वाला सिंपल ही क्वेश्चन है। ध्यान देना, ये 10 नंबर में आने वाला एक क्वेश्चन है, मैकेनिज्म को समझाना होता है। तो काफ़ी बच्चे डाउट क्रिएट करते हैं कि सर कैसे होगा। काफ़ी लोगों का कमेंट था, काफ़ी लंबे समय से चैनल क्लोज भी था, वीडियो कम अपलोड हो पा रहे थे, बट अब से स्टार्टिंग है तो अब तो मिलेंगे ही, अभी कुछ देर बाद आपको बॉटनी मिलेगा। ओके, तो चलते हैं देख लेते हैं कि यहाँ से नंबर फर्स्ट देखो, यहां से कह रहा है रिकॉम्बिनेंट। क्या कह रहा है? रिकॉम्बिनेंट। इनका मतलब होता है पुनर्संयोजन। हम क्या करेंगे, किसी को तोड़ेंगे फिर किसी को मिला के जोड़ देंगे तो उनको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। डीएनए मतलब डीएनए को जोड़ेंगे, और किसके बेस से जोड़ेंगे, किसी न किसी टेक्नोलॉजी के बेस से जोड़ेंगे, किसी तकनीक द्वारा। ध्यान देना, किसी तकनीक की सहायता से किसी डीएनए को तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद उसमें कोई डीएनए अलग से मिलाकर उसे हम रिकॉम्बिनेंट करेंगे, यानी पुनर्योजित या पुनर्संयोजित करेंगे। तो इसी मैकेनिज्म को आगे हमको देखना है। तो यहां पे हम स्टेप फर्स्ट की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहां पे बोल क्या रहा है कि जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। देखो डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मेरे पास जनरेशन करना होगा। जनरेशन का मतलब होता है सबसे पहले कि हाँ डीएनए के खंड होंगे, जो हमको ऊपर हम डीएनए ले रहे हैं, इनका हम छोटे छोटे खंड कैसे प्राप्त करें, इनके बारे में ध्यान से समझना होगा। तो ऐसे समझ सकते हो कि यदि मेरे पास ऐसा छोटा सा कोई डीएनए है, क्या है ये, कोई डीएनए है, तो इस डीएनए का छोटा छोटा हमको खंड कैसे मिलेगा, ये छोटा छोटा पार्ट हमको देखने के लिए कैसे मिलेगा। तो पहले एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे, जैसे देखो यहाँ पे छोटे छोटे ये पार्ट बट गए अलग अलग, तो ये छोटे छोटे पार्ट कैसे मिल रहे हैं या कैसे बन रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए देख लेते हैं। उसी के आप हेडिंग फर्स्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, वैसे स्क्रीनशॉट कर लिए, यदि साथ लिखना हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे उसी हेडिंग फर्स्ट की। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि कहता क्या है कि यदि किसी भी जीन्स का या किसी जीन या किसी भी डीएनए खंड को स्पेशली हम क्या कर सकते हैं, उनको क्लीवेजिंग करते हैं या उनको रिकॉम्बिनेंट करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी जीन्स को यदि या किसी डीएनए को यदि हम क्लीवेजिंग करते हैं, क्लीवेजिंग करेंगे फिर उसको क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, रीजनरेट करते हैं। इस तकनीक यानी इस तकनीक में या इस प्रोसेस में हमको 3 टाइप अलग अलग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3 टाइप मिलते हैं, और तीनों टाइप आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक लाइन आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब यही होगा कि इसमें केवल हम डीएनए के छोटे छोटे खंडों को पहले क्या करेंगे, पहले उसको क्लीवेजिंग करेंगे, उसको तोड़ देंगे, उसके बाद हम आगे की एक्टिविटी यानी उनको संयोजित करेंगे, रिकॉम्बिनेंट करेंगे। तो इनमें 3 अलग अलग प्रोसेस आते हैं, ये 3 फेज हैं, नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 इंपॉर्टेंट फेज हैं। और इनमें ये प्रोसेस नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि क्लीवेजिंग बाय रिस्ट्रिकेशन एंजाइम एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट।
मतलब ये है कि हमको फर्स्ट टॉपिक में ये देखना है कि हमारा क्लीवेजिंग होगा कैसे। क्लीवेजिंग का मतलब टूटना, डीएनए का जो खंड होगा वो टूटेगा कैसे, किसके द्वारा तोड़ना है हमको तोड़ना है रिस्ट्रिकेशन एंजाइम। हमने बताया था कि जो रिस्ट्रिकेशन एंजाइम होते हैं वो इंसीजर एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? इंसीजर एंजाइम होते हैं। इसमें मार्कर पॉइंट्स होता है जो किसी भी डीएनए को सही खंड से यानी उसके पार्ट से तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बात करेंगे आइसोलेशन ऑफ, मतलब हम उसको आइसोलेट कर देंगे किसको? डीएनए फ्रेगमेंट को। ठीक, तो अब देखो दूसरे प्रोसेस में क्या करेंगे? आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। ध्यान देना, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन का मतलब होगा कि हमको बाहर से कोई जीन को लाना पड़ेगा, उसका संश्लेषण करना पड़ेगा, उसका सिंथेसिस करना पड़ेगा। उसके बारे में हम अभी आगे चलेंगे। उसके नंबर तीसरा करना है एंजाइमिक असेंबली ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब क्या करेंगे कि हम तोड़े हुए जो पार्ट हमको होंगे, छोटे छोटे जो खंड होंगे, हम उनको क्या करेंगे? एंजाइमिक असेंबली द्वारा उनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? उनको यहां पे जोड़ देंगे। तो ध्यान देना, यहां पे यदि मेरे पास कोई डीएनए है, एक लाइन समझना, फिगर को मैं तो काफी लंबे तक मैं फिगर यूज करूंगा। ये मेरे पास कोई डीएनए खंड है। क्या है? डीएनए खंड। अब देखो मेरे पास ये कोई डीएनए खंड है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैसा है? ये फॉरेनर डीएनए है और ये लिंकर मॉलिक्यूल्स हैं। आगे की कहानी होगा। तो अब देखो जो डीएनए होगा उसको हम तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में, एकेरेसिया कोलाई या क्या है, एसेरेसिया कोलाई एंड ढेर सारे रिस्ट्रिकेशन एंजाइम्स हैं और हिंद सेकेंड्स हैं, थर्ड हैं, इनकी सहायता से हमको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद हम अलग अलग पॉइंट्स में देख लेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा? उसको आर्टिफिशियल किसी जीन की सहायता से लिंकर लगाकर उसको उनको सिंथेसिस किया जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे? किसी भी एंजाइम की सहायता से यानी लिंकर की सहायता से या लाइगेज की, डीएनए लाइगेज की सहायता से हम उन्हें क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे यानी असेंबलेट कर देंगे, यानी असेंबली हमारी पूरी हो जाएगी। और इस असेंबली को हम कहते हैं एंजाइमिक असेंबली ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब देखो हमने इतना तो फेज देख लिया। अब स्टूडेंट देखो फेज की कहानी आगे बढ़ती है तो हमको फर्स्ट टॉपिक हमको यहां से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टॉपिक यानी क्लीवेजिंग बाय रिस्ट्रिकेशन एंजाइम। ध्यान देना, यदि बात करते हैं क्लीवेजिंग बाय रिस्ट्रिकेशन एंजाइम की तो सबसे पहले ये निकल के आता है कि जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स की जितने भी जीनोम होते हैं, जीनोम से हम डीएनए के वांछित यानी जो हमको डीएनए का खंड लेना होगा, हम उन्हें क्या करते हैं? रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज की सहायता से। ध्यान देना, हमारे पास जितने भी यूकैरियोटिक जीनोम से स्पेशली डीएनए के क्या करते हैं? डीएनए के जो वांछित यानी सेलेक्टिव डीएनए खंड्स होते हैं उनको हम यानी मार्कर पॉइंट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? किसी रिस्ट्रिकेशन एंजाइम की सहायता से या फिर किसी भी कटर की सहायता से, किसी भी इंसीजर की सहायता से उसको अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? वो लोग उसे अलग कर देते हैं। बट क्या है? अलग करके हम छोटे छोटे जो हमारे स्टोर होते हैं, जैसे जीन बैंक हुआ, क्या हुआ? जीन बैंक हुआ, तो जीन बैंक में भी रख सकते हो, या जो जीनोम लाइब्रेरी होती है, जीनोम लाइब्रेरी में मिल सकता है आपको। ठीक, उसके बाद जब जीनोम लाइब्रेरी आपका काम करेगा तो ठीक ठाक क्या करेगा? जीनोम लाइब्रेरी काम करेगा तो ठीक ठाक। यदि काम नहीं किया तो वहां पे क्या करना होगा? हमको अलग करना होगा। क्या करना होगा? हमको अलग करना होगा। तो एक लाइन में ध्यान देना, यहाँ पे डीएनए खंड्स को, किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए खंड्स को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसे किसी भी स्पेशली क्या करेंगे? रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज की सहायता से उसको क्या करेंगे? कटर करेंगे या फिर किसी भी इंसीजर की सहायता से उसको कटिंग करेंगे। कटिंग करके उसे जीन बैंक एंड जीनोम लाइब्रेरी में रख सकते हैं, या फिर हम जीनोम लाइब्रेरी से डायरेक्टली रिसीव करेंगे तो ये वाला प्रोसेस हमको नहीं करना पड़ेगा। ओके, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं। अब ये ध्यान देना कि जो मेरे पास जीनोमिक कंडीशंस होते हैं, क्या होते हैं? जो मेरे पास जीनोमिक कंडीशंस होते हैं, जीनोमिक कंडीशंस में ये देखा जाता है कि किसी भी एनिमल, क्या किसी भी एनिमल के, किसी भी प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं, जिनमें से जीनोमिक डीएनए, क्या जीनोमिक डीएनए को किसी भी प्लांट्स में या किसी भी एनिमल के सेल से हम क्या कर सकते हैं? वहां पे क्लीवेज करा देते हैं और इसके लिए रिस्ट्रिकेशन एंजाइम लगते हैं। और जो हमारे रिस्ट्रिकेशन एंजाइम होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। शायद आप बीएससी कर रहे होंगे तो आपको एक इसी साल इसी बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में
जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी उसके बेसिस पे बात करें तो आपके पपीते का जो रस होता है, पपाया की बात कर रहे हैं, पपाया का जो जूस होता है वहां से डीएनए को अलग करने की विधि बताई जाएगी कि कैसे डीएनए को हम अलग करते हैं। ये प्रैक्टिकली होता है जनरली किसी भी इंस्टीट्यूट में, यदि आपका होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई उसके लिए तो हम कर नहीं सकते। अब देखो मेरे पास क्या मिला, हमने किसी भी एनिमल एंड किसी भी प्लांट सेल से क्या किया, उनके डीएनए को रेप्लिकेशन एंजाइम की सहायता से अलग कर लिया और जो हमारे डीएनए होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट शेप साइज में टूट जाते हैं, क्लीवेज हो जाते हैं और इन पार्ट्स को या इन खंडों को हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से अब हम पूरा छाट के अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहां बता रहा हूं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो किसी भी सॉल्यूशन से डीएनए के खंडों को अलग करने का काम करता है। क्या करता है, डीएनए के खंडों को अलग करने का काम करता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो टिप्स है, आप याद रखिएगा कि कोई भी हमारा जूस होगा, कोई भी हमारा सॉल्यूशंस होगा, वहां पर से यदि हमको डीएनए को अलग करना है तो वहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, फोरेसिस होता है, उसकी सहायता से हम अलग कर सकते हैं। और ध्यान देना इस प्रोसेस में टू टाइप्स के जो हमारे जेल होते हैं वो आते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप्स के जेल आते हैं, उनका नाम हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। पहला होता है एगोरोस। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, एगारोस कहते हैं। जो एगारोस होता है जो डीएनए खंडों को वियोजित करती है। क्या करती है, जो डीएनए खंडों को वियोजित करता है। यदि आपको इकट्ठा करना है तो आप एगारोस को नहीं लगाएंगे। ये चीज आपको पता हो कि हमको कभी भी किसी भी डीएनए खंड को किसी भी सॉल्यूशन से इकट्ठा करना हो तो हम उनको वहां पे नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि मेरा जो डीएनए खंड होगा वो छोटे छोटे और पार्ट में टूट जा सकता है। और दूसरा वहां पे टाइप्स होता है जिसको पॉलीएक्रिल, क्या कहते हैं, पॉलीएक्रिल एमाइड, यही है ना, हाँ, पॉलीएक्रिल एमाइड जो जेल होता है वो क्या करता है, वो छोटे छोटे खंडों में जो करता है, क्या, जो डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देता है। मतलब वियोजित पहला वाला भी करेगा और ये वाला भी वियोजित करेगा। तो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा हम पृथक कर देते हैं। ठीक, उसना तो हमारा हो जाएगा कब, इस वाले प्रोसेस में। बात पक्की है। अब देखो इसी वाले बात की जब पक्की हो जाती है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आखिर कंडीशंस होता कैसे स्टूडेंट, धीरे धीरे प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान समझना कि प्रोसेस कैसे आगे बढ़ रहा है। एकदम इजी है, टाइम लगेगा, हम बता रहे हैं टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये वीडियो क्लियर करने के बाद आपका कोई भी पॉइंट्स बचेगा नहीं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे ये नजर आता है आखिरकार कि हम कैसे पहचान करें। आपसे पूछ सकते हो कि सर मेरे पास यदि कोई सॉल्यूशंस हैं, आपने बोल दिया कि ये कोई बीकर हो गया, बीकर में यहाँ पे सॉल्यूशन भरे गए हैं, क्या यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन भरा गया है, ठीक, तो ये हमारे पास स्पेशली सॉल्यूशंस हैं। ठीक, ये जो भी सॉल्यूशन है इसी सॉल्यूशन में हमारा डीएनए पड़ा हुआ है। क्या हुआ है, इसी सॉल्यूशन में डीएनए पड़ा हुआ है। आप तो बता रहे हैं कि हमारे पास जो एगारोस होगा, एगारोस की सहायता से आप इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे पॉलीएक्रिल एमाइड जेल है, उससे भी आप क्या कर सकते हो, डीएनए के छोटे छोटे खंडों में तोड़ सकते हो। बट गुरुजी पहचाने कैसे, एक बच्चा पूछा था कि सर इसके जो यहाँ पे डीएनए है, ये डीएनए जो है इसको हम कैसे क्लिक करें कि यही डीएनए होगा, ये डीएनए है कि नहीं है, ठीक, ये मेरा ही डीएनए है कि कोई दूसरा मटेरियल तो नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास बैंड होते हैं। क्या होते हैं, वहां पे आइडेंटिफिकेशन, हेडिंग डाल देना है एक छोटा सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक। तो देखो अब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे छोटे छोटे बैंड्स होते हैं। अब ये जो बैंड्स होते हैं, बैंड्स के रूप में जो डीएनए होते हैं वो अपने आणविक कंडीशन यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ बाहर निकलते हैं। और इनको पहचान करने के लिए आपके पास एक को कह सकते हो कि मटेरियल होना चाहिए जिनको मॉलिक्यूलर प्रोब कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर प्रोब की सहायता से इनकी पहचान की जाती है। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोब, याद रहेगा, मॉलिक्यूलर प्रोब की सहायता से हम इसको याद करते हैं। प्रोब देखो ऐसे लिखना, ठीक,
जो मॉलिक्यूलर प्रोब होगा, मॉलिक्यूलर प्रोब की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, पहचान कर सकते हैं। और इस प्रकार से ज्ञात होता है कि जो मेरा न्यूक्लियोटाइड का सीरीज है, क्या न्यूक्लियोटाइड वाला सीरीज है वो एक रज्जु है, क्या है, एक रज्जु है, यानी सिंगल हेलिक्स के साथ आ सकता है। उसके बाद ये रेडियो एक्टिव होगा, ठीक। अब उसके बाद पहला तो हमने इसको पहचान कर लिया, यदि पहचान हो गया तो ठीक ठाक, यदि पहचान नहीं हुआ अब उसके रेडियो एक्टिवली होगा, क्या, रेडियो एक्टिवली द्वारा, यानी रेडियो कोई भी हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल होंगे उसकी सहायता से हम जो डीएनए होते हैं, डीएनए के जो विशिष्ट खंड होते हैं, स्पेशल फ्रैगमेंट्स होते हैं, स्पेशल फ्रैगमेंट्स को हम पहचान लेते हैं। और जो वन टाइप्स यानी एक समजात होते हैं, कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं, होमोजीनस को हम छांट के अलग कर लेते हैं। कौन होमोजीनस, जो डीएनए के खंड के होमोजीनस होते हैं उनको छांट के अलग कर देते हैं। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं जो मेरा रेडियो एक्टिव लेवल होता है, क्या होता है, रेडियो एक्टिव लेवल किए हुए जो एक रज्जु यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं उनको डीएनए प्रोब या डीएनए पूरक डीएनए के साथ, यानी पहले डीएनए के साथ मिलाकर हम उनको संक्रमित हाइब्रिडाइज कर देते हैं। और इस हाइब्रिडाइज को स्पेशल अलग अलग, क्या, अलग अलग मटेरियल द्वारा हमको पता करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि आखिर मेरा कोई भी मटेरियल ए था, क्या था, मटेरियल ए था, ये बी से मिला कि नहीं, यानी डीएनए ए को क्या किया मैंने डीएनए ए को डीएनए बी से जोड़ दिया तो ये भी डीएनए बी है। ध्यान देना, इसको कहानी देखो क्या है, ये डीएनए बी है। यदि हम डीएनए ए को डीएनए बी से जोड़ रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, नाम याद रहेगा, लिख लेना, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी की सहायता से हम दो डीएनए आपस में जुड़े कि नहीं जुड़े तो वहां पे एक ये ग्राफिक मेथड लगाया जाता है। तो याद रहे कि हाइब्रिडाइजेशन ये मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे ना, क्या, एबी डीएनए बनाएंगे। अब देखो जो एबी डीएनए होगा इसके पहचान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी की सहायता से पता करनी होगी। ओके, इतना तो बात हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आगे। देखो ये कहानी तो हो गई, यानी हमने अभी तक क्या देखा कि हमको कैसे हम यहाँ पे आइसोलेशन करेंगे इनका और कैसे हम उनको तोड़ेंगे। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ जीन की, कि आखिरकार स्टूडेंट्स की हमारा एक प्रोसेस तो हो गया, सर आपने बता दिया कि ये मटेरियल चाहिए, आप उसको वैसे करा सकते हो। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे और फेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरे फेज में हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे कह रहा है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। देखो आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन में हम एक लाइन यहाँ से समझाना चाहेंगे आपको सबसे सिंपल बेसिस पे, कि यहां से हमको आर्टिफिशियल चुनाव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल चुनाव करना पड़ता है। अब इस आर्टिफिशियल चुनाव में इस आर्टिफिशियल चुनाव में दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, टू कैटेगरी होती है। वहां पे टू कैटेगरी का सबसे बेस्ट कैटेगरी कह सकते हो कि इसकी अलग अलग कह सकते हो सिंथेसिस। आप पहले क्या लिखा मैंने कि यहाँ पे कह सकते हो कि इनकी जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस में जो नंबर फर्स्ट आता है उनको हम कहते हैं सिंथेसिस। क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स में हम क्या देखते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो स्पेशली 10 से लेकर 1000 हो सकता है। क्या, 10 से लेकर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स के जो खंड होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, उनको मिलाकर डीएनए के खंड बनते हैं। मतलब ये बता सकते हैं कि 10 से लेकर 1000 मतलब 1000 के छोटे छोटे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर डीएनए के एक खंड को बना सकते हैं। जैसे ऐसे बात कर लें, ऐसा मेरा डीएनए था ना, ऐसा था, मैंने इसको तोड़ दिया था, ये सर इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो ये जो खंड बन रहा है, यदि हम इसमें न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो वो 10 से कितना हो सकता है, वो स्पेशली 1 2, ठीक, ऐसा हो सकता है। ठीक, इससे एक हमारा बनेगा, ठीक, एक हमारा डीएनए फ्रैगमेंट्स बन के तैयार होगा। अब ऐसा देखते हैं कि इन छोटे छोटे जो खंडों होते हैं उनको हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स क्या कहते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। देखो एक चीज ध्यान देना, आपने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा पीछे कि जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एक दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड्स, होता है पॉलीसैकेराइड्स, वैसे ये भी है। ठीक, इनकी नंबर इतनी होती है। ओके, याद रहेगा कि ये है क्या, मोनो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में
मोनो कितना 10 से 1000 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके संश्लेषण में इसके संश्लेषण में यानी इसको सही तरीके से सिंथेसिस करने के लिए आपस में जोड़ने के लिए फास्फोडाइएस्टर फास्फोडाइएस्टर मैकेनिज्म लगते हैं। ठीक। और उसके बाद फास्फाइड ट्राई या फिर नहीं हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फास्फोडाइएस्टर मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे फास्फाइड ट्राई एस्टर मैकेनिज्म दिखाना पड़ता है। मैं आगे चल के कभी बताऊंगा, मैं नोटेट कर ले रहा हूं यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए नोटेट कर दे रहा हूं कि आखिरकार ये क्या होते हैं। मैं एक वीडियो शॉर्ट में बता दूंगा। ओके ठीक, वैसे मैंने इसके बारे में सिंपली लेक्चर नंबर 7 में बताया है। ओके, उनको क्या करेंगे, स्पेशली यहाँ पे डाइएस्टर मैकेनिज्म्स या फिर प्रोसेस या फिर यहाँ पे फास्फाइड ट्राइएस्टर मैकेनिज्म से हम दोनों को रिस्पॉन्स कर देंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास स्पेशली जो फास्फाइड क्या है या फास्फेट डाइएस्टर मैकेनिज्म होता है, इसमें स्पेशली पेंटावैलेंट फास्फोरस के स्थान पे पेंटावैलेंट फास्फोरस यौगिक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक दिन ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी शॉर्ट में आप आंसर लिख रहे हो तो नीचे शॉर्ट में दोगे तो आपका आंसर ज्यादा प्रूफली होगा। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि जो मेरे पास फास्फोरस ट्राइएस्टर विधि होती है या प्रोसेस होता है या फिर मेथड होता है, इसमें पेंटावैलेंट फास्फोरस की स्थान पे यदि पेंटावैलेंट जो फास्फोरस है उसको रिप्लेस करके वहां पे हम क्या लगाते हैं, ट्राइवैलेंट ट्राइवैलेंट फास्फोरस लगाते हैं। मतलब 5 से 3 कर सकते हैं। ठीक, इनका प्रयोग होता है। आगे यदि बात करें तो इसी में हमारा दूसरा होता है एंजाइमिक, दूसरा बोल रहा है यहाँ पे एंजाइमिक असेंबली ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। आखिरकार स्टूडेंट्स अभी तो हमको मिल गया कि ये हमारे होंगे, अब इनको जोड़ेंगे कैसे, इनको जोड़ना बड़ा जरूरी होता है भैया। तोड़ने के लिए तोड़ दिए, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम रासायनिक रूप से केमिकली रूप से ऐसा तैयार करते हैं, संश्लेषित करते हैं कि हमारे पास अभी तक जो न्यूक्लियोटाइड्स मिले थे उनको हम क्या कर देंगे, किसी भी केमिकल से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, क्या होता है, फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। आपको दिखेगा कि यदि हम ऐसे देखें तो इनका ये खंड, इनका ये ऑक्सीजन हो गया, ये जुड़े होते हैं अपने इस सीरीज में, याद रहेगा। मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सही से। ठीक, और यहाँ पे OH यहाँ पे ये H हो जाएगा, यहाँ पे OH और ये आपका H और ठीक। अब ध्यान देना कि कह रहा है कि जो हमारा फ्री, स्पेशली कह रहा ना कि जो मेरे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस कहते हैं, काइनेस। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस एंजाइम की सहायता से या ATP कैसे कहते हैं इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस की सहायता से स्पेशली ATP को स्वीकृत करके, ATP को बुला के, यानी हम उसको बुलाएंगे और वहां पे हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे फास्फोरिलेट कराते हैं। क्या करते हैं, फास्फोरिलेट कराते हैं। फास्फोरिलेट का मतलब होता है उसको फास्फोरस देने की, जो हमारा ATP है, ATP से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उससे फास्फोरस देने की स्वीकृति प्रदान करते हैं, भैया तुम जाओ, तुम इसके साथ लग जाओ। इन्हीं प्रोसेस में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा स्वीकृति देने के बाद जब हमें क्या करेंगे, इसको स्वीकृति देंगे, किसका, ATP का स्वीकृति दे देंगे। तो इसके लिए टेम्परेचर बड़ा मायने रखता है। टेम्परेचर में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये जो टेम्परेचर होते हैं वो 90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। यदि इनसे कम टेम्परेचर देंगे तो ये आपस में नहीं कलेक्ट हो पाते। अब इनके बाद हम क्या करते हैं, DNA लाइगेज लाते हैं। क्या करते हैं, DNA लाइगेज लाते हैं और DNA लाइगेज के सहायता से DNA के जो छोटे छोटे खंड्स होते हैं उनको आपस में जोड़कर एक पूरा मॉलिक्यूलर DNA बनके तैयार हो जाता है। तो DNA लाइगेज के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 7 में बताया है, नीचे आपके प्लेलिस्ट में होगा, कहीं खोज लीजिएगा, आपको लेक्चर नंबर 7 मिल जाएगा। उसमें मैंने बड़ा आसानी से DNA लाइगेज के बारे में पूरा क्लियर कर दिया है। अब देखो इतना जैसे जैसे हमारा, अब तो हमने कर दिया, असेंबलिंग भी कर दिया। अब जैसे आगे बढ़ते तो वहां पे क्या होता है, कंप्लीट करना पड़ता है। आखिर DNA का हमने DNA वहां पे तो लगा दिया, पूरा पूरा हमारा DNA बन गया, ध्यान देना, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरा DNA बन के तैयार हो गया। तो आखिरकार किसी भी सॉल्यूशन में
हमारा ये वाला डीएनए बन के तैयार हो गया। तो आखिरकार अब इससे बाहर कैसे निकालना होगा, क्या करना होगा, इनसे बाहर ये जो डीएनए बना है हमारे पास, इनको इन सॉल्यूशन से, यानी जो सॉल्यूशन होगा इसमें हमको डीएनए मिल गया जो हमने कराया प्रोसेस, अब इसको इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। आखिर बाहर निकाले कैसे, ये तो बड़ा भी एक चुनौती है। तो इस विधि में क्या कर सकते हैं, इस विधि में हम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और इसमें जो mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर mRNA का स्पेशली यहाँ पे रिजर्व, क्या कहते हैं इसको, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेड, क्या, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेड या डीएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज, याद रहेगा, नोटेट कर लेना कि यहां पे क्या करना है, रिजर्व mRNA को एंजाइम रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेड या आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए को स्पेशली, डीएनए मतलब सी डीएनए, मैं पढ़ाया हूं आगे कभी किसी वीडियो में कि डीएनए के टाइप्स क्या होते हैं, आरएनए के टाइप्स क्या होते हैं, दोनों को डिफरेंट कराने की कोशिश किया हूं उस दिन, ओके, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सी डीएनए होते हैं उनका संश्लेषित कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमको एक एंजाइम लगाना होगा, उसका नाम होगा आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज, याद रहेगा, आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज, ओके। इतनी सहायता से हम इसको अलग कर देंगे, ठीक, ये मेरा पूरा हो जाएगा। अब ध्यान देना कि mRNA जो होता है, मैंने बताया कि mRNA भाई साहब यहाँ आना चाहिए। तो mRNA के लिए हमको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, mRNA के लिए हमको प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। और उसी प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो हमारे पास ये कहानी समझ में आती है स्टूडेंट्स की, जैसे जैसे हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, क्या, जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, हमने यहाँ पे आपने बोल दिया कि सर यहाँ पे हमने मिला दिया, क्या मिला दिया, यहाँ पे आपने बोला कि आरएनए डायरेक्टेड जो डीएनए था, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को आपने मिला दिया, ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को आपने मिला दिया। अब मिलाने के बाद अब mRNA क्या होता है, भैया mRNA को भी तो मिलाए हो, क्या किए हो इसको, इसमें तो mRNA तो मिलाए, ये तो हमारा एंजाइम हो गया ना। अब उसके साथ इसमें क्या मिला दिए, तुम तो एक और कहानी बढ़ा दिए, mRNA। अब बताओ ये mRNA हो गया, तो mRNA को भी अलग करना होता है। तो mRNA को आवश्यक है कि mRNA को अलग करने के लिए हम स्पेशली किसी भी टिश्यूज में, क्या, किसी भी टिश्यूज से इसका समस्त RNA निकाल देते हैं। अब जो mRNA होता है उसका जो 3' सिरा होता है वो प्राइमर के रूप में काम करता है। तो प्राइमर के रूप में वहां पे पॉली 1 या पॉली ए कहते हैं, तो पॉली ए लगाएंगे इसके साथ। जब पॉली ए इसके साथ आ जाता है तो वो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उनको संकलित करना लगते हैं, यानी संकलित मतलब इकट्ठा करने लगते हैं। और इकट्ठा करते करते इस प्रकार जो हमारा डीएनए होता है वो एक सिरे पर स्पेशली क्या बनाता है, यहाँ पे हेयर कह सकते हो, हेयर पिन लूप, हेयर पिन देखे हो, हेयर पिन लूप बना लेता है। और इस लूप में एंजाइम S1, क्या, एंजाइम S1 न्यूक्लियोज, क्या, एंजाइम, इसमें सबसे अच्छा एंजाइम काम करेगा इसको निकालने के लिए, एंजाइम S1 जो होता है वो न्यूक्लियोज में उपचयित करके बाद में काट के अलग कर देता है। तो आपको याद रहे कि इसमें मैंने जितने भी प्रोसेस बताए हैं, सारा प्रोसेस आप आसानी से 2 बार 3 बार सुनते रहते हैं तो हमको लगता नहीं कि आप दोबारा भूल जाएंगे। तो ये हुआ हमारा प्रोसेस कि कैसे हम काटेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ठीक, कैसे यहाँ पे काटेंगे, कैसे उनको आइसोलेट करेंगे, ठीक, उसके बाद कैसे हमको जीन को सिंथेसिस करना पड़ेगा, उसके बाद कैसे हम एंजाइमिक असेंबली करेंगे। तो हमने यहाँ पे मिला भी दिया, जोड़ भी दिया, डीएनए को अलग कर लिया। सी डीएनए, ध्यान देना, इनसे स्पेशली सी डीएनए बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे सी डीएनए बन के तैयार होगा। ये सी डीएनए क्या होता है मैंने बताया है, आप खोज भी लेना, ठीक। अब तो इतने तो प्रोसेस हो गए। अब दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, अब हमको क्लोनिंग करनी पड़ेगी किसी दूसरे डीएनए के साथ। हमारा डीएनए तो बन के तैयार हो गया, यहाँ पे क्लोनिंग फैक्टर आ जाता है। अब क्लोनिंग फैक्टर को देखने के लिए आगे चलते हैं, ठीक, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ओके। चलो स्टूडेंट्स, इतना तो हमने देख लिया बड़ा आसानी से, क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या कहते थे। देखो टाइम लगता है इस चीज को, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बार आप सही से टाइम दे दिए
तो आपको टाइम की फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे क्लासेस को फिर से आप कंप्लीट करें। ठीक, कुछ टाइम और देते हैं, बस टॉपिक निकला ही है। अब यहां से बात करते हैं, अगला क्या है, हमको क्लोनिंग करना पड़ेगा। क्लोनिंग किसके साथ करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है ना कि हमको क्लोनिंग करनी पड़ेगी किसके साथ, फॉरेन डीएनए। क्या है ये, कोई विदेशी डीएनए, बाहर का जो डीएनए है उसके साथ हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोनिंग वेक्टर की सहायता से क्या करनी पड़ेगी, जो हमारे क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर की सहायता से उसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कैसे हम इसको जोड़ेंगे, इसको जानना भी जरूरी होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हमको एक ही चीज ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे डीएनए स्पेशली जितने भी रिस्ट्रिकेशंस एंडियोन्यूक्लियोज एंडियोन्यूक्लियोज और डीएनए लाइगेज को छोड़कर और हमारे जो प्लाज्मिड होते हैं, क्या होते हैं, प्लाज्मिड यानी जो वेक्टर डीएनए होते हैं वही काम करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस काम करते हैं, ओनली 3 प्रोसेस, ज्यादा नहीं, ओनली 3 प्रोसेस। पहला रिस्ट्रिकेशन एंजाइम, क्या रिस्ट्रिकेशन एंजाइम, दूसरा या रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज, दूसरा होता है डीएनए लाइगेज और तीसरा होता है वेक्टर। तो इन तीनों को काफी खूबसूरती से देखेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में। क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में काफी खूबसूरती से देखेंगे। तो चलते हैं नंबर फर्स्ट को डील कर लेते हैं। यहां से जो हमारे पास नंबर फर्स्ट आता है, कहता है एंजाइम द्वारा जो हमारे स्टिकी क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, उनको जोड़ना। तो चलो आओ, यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है, सबको हम देखेंगे एक ही फिगर से। फिगर तो और सारे हैं लेकिन हम बता सकते हैं, बट एक ही फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हीं से सारे पॉइंट्स को क्लियर कर ले। तो आप हेडिंग फर्स्ट कवर करिएगा यहाँ से। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टिकी एंड यहाँ पे स्पेशली जो लिग्नेशन मेथड होता है बाय यूजिंग रिस्ट्रिकेशन एंजाइम, यानी रिस्ट्रिकेशन एंजाइम से हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टिकी की होता है या स्टिकी इंड होता है, हम उसको कैसे मिलाते हैं, उसको कैसे जोड़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान देना, ये जो प्रोसेस होने वाला है नंबर फर्स्ट, यहाँ की बात कर रहे हैं, नंबर जो फर्स्ट प्रोसेस हमारे होने वाला है, ये सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे फॉर्गेनर डीएनए होते हैं, देखो ये दिख रहा ना, जो हमारे फॉर्गेनर डीएनए होते हैं, फॉर्गेनर डीएनए तथा एक प्लाज्मिड वेक्टर का चयन करते हैं। तो मतलब क्या लेना पड़ेगा हमको लेना पड़ेगा सबसे फर्स्ट पॉइंट में ये वाला मैटर, यानी ए इसको चुनना पड़ेगा और बी इसको चुनना पड़ेगा। आखिर किसके कौन विदेशी है और कौन हमारे लेके जाएगा, यानी विदेश से किसी इंसान को कौन ट्रेन लेके जाएगी पहले, या कौन प्लेन लेके जाएगा, किस चार्टेड प्लेन में जाओगे, पहले दोनों को पता करो। जब दोनों पता हो जाते हैं कि मेरा ये वाला मटेरियल है, ये वाला इसको लेके आगे जाएगा, तो आगे क्या करते हैं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के जो समान खंड क्या हो, न्यूक्लियोटाइड्स के समान खंड हो जो कि रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज द्वारा क्लीवेजिंग होते हों। ठीक, तो क्या करते हो, यदि हम ऐसा कोई ले लेते हैं, ये मेरे पास फॉर्गेनर डीएनए है, यदि हम ऐसा कोई डीएनए लेते हैं, अब यहाँ पे क्या उनकी जो समान है, जो एसेरेशिया कोलाई है, क्या है एसेरेशिया कोलाई, देखो रिस्ट्रिकेशन, इसको नॉमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया था, तो रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज ऐसे नहीं बोल सकते, इनको क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिकेशंस। ये इनका क्या है, ये इनका सबस्क्रिप्ट है, क्या है, सबस्क्रिप्ट है, ये नंबर है कि एकिरेशिया कोलाई से केवल एक ही रिस्ट्रिकेशन एंजाइम निकलता है, इसलिए 1 लिखा गया। 2 निकलेगा तो 2 कहेंगे, 3 निकलेगा तो 3 कह सकते हो। ठीक, ओके। तो ध्यान देना, ये क्या है, रिस्ट्रिकेशन एंडियोन्यूक्लियोज है, और उसके बाद ये दोनों क्या है, ये दोनों को छोटा लिखो भाई, हम तो बड़ा लिख दिए, ये छोटा रहेगा। ठीक, ये कैसा रहेगा, ये छोटा रहता है। तो अल्फाबेटली एसेरेशिया कोलाई का हम दोनों वर्ड लिखेंगे और ये रिस्ट्रिकेशंस को दिखा रहा है। अब रिस्ट्रिकेशंस एंजियोन्यूक्लियोज की सहायता से हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ये खंड देख रहे हो, ये आपको देखो और ये देखो, मतलब यहां से यदि हम आपको दिखाना चाहे, 3 इनको देखो, 3 इनको देखो, जो समान खंड हैं, क्या हैं, समान खंड हैं, हम उनको भी बड़ा आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनको भी बड़ा आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्गेनर डीएनए चुनना पड़ेगा, वेक्टर चुनना पड़ेगा, उसके पहले बाद में क्या करना पड़ेगा, किसी रिस्ट्रिकेशन एंजियोन्यूक्लियोज को लेना पड़ेगा जो इस फॉर्गेनर डीएनए को सही तरीके से समान खंडों में क्लीवेज कर पाए। अब जैसे ही समान खंडों में क्लीवेज कर देता है एंजियोन्यूक्लियोज, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको स्टोरेज कर लेते हैं। क्या करते हैं, उनको स्टोरेज कर लेते हैं, और जो फॉर्गेनर डीएनए होता है वो स्पेशल पॉली, कैसे, इसको पॉलीड्रोमिक कंडीशंस होता है। मैं एक वीडियो लेके आने जा रहा हूं, आपको जल्द वीडियो मिल जाएगा कि पॉलीड्रोमिक कंडीशंस क्या होते हैं। पॉलीड्रोमिक कंडीशंस का मतलब होता है, मलयालम इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, मलयालम कहते हैं। तो मलयालम का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कर्णक है ना, ध्यान देना,
कनक है, तो ये वाला वर्ड यदि आगे चला जाए और ये वाला वर्ड उसके बाद चला जाए, मतलब इसको आगे से पढ़ो, इसको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, दोनों एक ही आ रहा है, ठीक। उसके बाद कटक है, देखो कटक आ रहा है, इसको इधर से पढ़ोगे तब भी कटक आएगा, उधर से पढ़ोगे तब भी कटक आएगा। इसको हम कहते हैं पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं? पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस। अब जब किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स के जो हमारे बेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बेस में ये सीक्वेंस आता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीड्रोम्स न्यूक्लियो या फिर पॉलीड्रोम्स नाइट्रोजनी बेसिस सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाले को स्पेशली 5' एंड 3' के सीक्वेंस में अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं? किसी भी स्टिकी, क्या यहाँ पे स्टिकी इंड की सहायता से हमने यहाँ पे निकाल लिया भैया, हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ से यही वाला चाहिए, इन दोनों को निकाल के यहाँ भेज दिए। उसके बाद यहाँ पे लिंकर मारे तो इसको जोड़ दिए, यहाँ पे 4 डीएनए लाइगेज यानी डीएनए लाइगोज को भी जोड़ दिए। ये हमारा फॉर्गनर डीएनए है, ये हमारा क्या है? दोनों लिंकर हैं। उसके बाद क्या बना लिया? यहाँ पे स्पेशली स्टिकी इंड बना लिया। स्टिकी इंड को हमने क्या किया? डीएनए लाइगेज मिला दिया। डीएनए लाइगेज एंड वेक्टर की सहायता से डीएनए ये जाएगा किसके साथ? यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो इसके नोट्स को इसके नोट्स के साथ जोड़ने के लिए, क्या इसके नोट्स को इसके नोट के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास डीएनए लाइगेज होता है। तो डीएनए लाइगेज को जोड़ने के बाद हमारे पास क्रमशः हमारा बन के तैयार होता है क्या? पूरा का पूरा एक डीएनए, जिसको हम एच डीएनए, क्या इसको हम एच डीएनए के नाम देते हैं। एच डीएनए मतलब हाइब्रिड डीएनए नाम देते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड डीएनए का नाम देते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये पूरा प्रोसेस होता है और यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो जाएगा डाई हेलिक्स या डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाता है। तो इतनी कहानी होती है इस वाले प्रोसेस में। इतना कहानी समझ में आया? यस, ठीक। जैसा लगेगा क्लास स्टूडेंट नीचे जरूर बताना। अब हम चलते हैं, ये तो होगा पहले वाले में कि कैसे हम उनको जोड़ेंगे। इस जो स्टिकी नोड नीड होता है, सॉरी इंड होता है, उनको हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक। अब उसके बाद हमारा प्रोसेस दूसरा आता है कि बिल्ट इंड, यानी हम कैसे उनको बिल्ड करें। बिल्ड करना बड़ा जरूरी होता है किसको? रिस्ट्रिकेशन एंजाइम लिंकर्स के साथ, ठीक। तो रिस्ट्रिकेशन एंजाइम लिंकर क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। अब देना कि कुछ ऐसे भी स्पेशल हमारे फॉर्गनर डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेशल ऐसे भी फॉर्गनर डीएनए होते हैं जो स्पेशली डीएनए खंडों को जो क्लोनिंग होती है उनमें क्या करते हैं? T4 डीएनए लाइगेज, क्या होते हैं? T4 डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ देते हैं। मैंने बताया भी कि क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे भैया। जब ये आपस में T4 डीएनए लाइगेज द्वारा किसी भी लिंकर को डीएनए से जोड़ देते हैं तो वहां पे जो विशिष्ट रिस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियोज होता है वो दोनों डीएनए, क्या दोनों डीएनए को लिंकर को एक ही साथ जोड़ देता है और वेक्टर को वेक्टर रहने नहीं देता और वो दूसरे से चिपक जाते हैं। मैंने बताया कि डीएनए लिंकेज होगा, ये तो यहां जाएगा, इन प्रोसेस को जोड़ेगा। फॉर्गनर डीएनए से पहले लिंकर जुड़ जाएगा, तो इनको जोड़ने के लिए देखो इनको इनसे जोड़ने के लिए ये काम करता है और इनके विल्ड पावर को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज काम करता है। ओके, इतना आ गया। अब इनको हम क्या करेंगे? डीएनए लाइगेज यहां भी आ जाएगा, डीएनए लाइगेज यहां भी आ जाएगा, हमारा प्रोसेस बनके तैयार हो जाता है। अब ये बात होता है नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं इसी प्रोसेस में। नंबर थर्ड होता है होमोपोलर, ठीक। होलोपॉलीमर की बात कर रहा है, ठीक। तो होमोपॉलीमर जो स्पेशली उनके टेलिंग मेथड होता है कि भैया वो दोनों समान होने चाहिए। क्या जो डीएनए स्पाइलिंग होता है, क्या होता है? डीएनए स्पाइलिंग, ठीक। डीएनए स्पाइलिंग होती है। डीएनए स्पाइलिंग में हम एंजाइम यूज करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम यूज करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल ट्रांसफरेंस, क्या कहते हैं? वहां पे एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम होता है टर्मिनल ट्रांसफरेंस। तो टर्मिनल ट्रांसफरेंस जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए के 3' सिरे से, क्या डीएनए के 3' सिरे पर एक छोटा सा या एक ही प्रकार के कह सकते हो कि मेरे पास स्पेशली इस मेथड में, किसमें? यही होमोपॉलीमर टेलिंग मेथड में हमारे पास एक एंजाइम आता है। उस एंजाइम का नाम होता है क्या? टर्मिनल ट्रांसफॉर्मेंस, ठीक।
ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन एंजाइम होता है, उसकी सहायता से हम डीएनए के 3' सीक्वेंस को क्या करते हैं, डीएनए के 3' सीक्वेंस को एक ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जोड़ देते हैं। ठीक, जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस खत्म हो जाता है उसके बाद हम वेक्टर, ध्यान देना यहाँ पे हमको एक ही टाइप का लेना पड़ेगा। ऐसा देखो ध्यान से, मैंने कहानी क्या है शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। तो ये यदि क्या है 5' है, ये इसका 3' है, क्या है ये इसका 3' है, तो ऐसा मत करना भैया कि ये इसका 5' हो गया, ये इसका 3' हो गया। तो 5' को 5' से जोड़ोगे तो नहीं होगा, ठीक, या 3' को 3' से जोड़ोगे तो नहीं होगा। ये एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, मतलब ये वाला खंड इसके साथ जाएगा और ये वाला खंड इसके साथ जाएगा। यही बताना चाह रहा है ये हमारा होमो पॉलीमर टेलिंग मेथड। ओके, इतनी बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इतना तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल्स। अब हमको क्या काम करना है, हमको बैक्टीरिया सेल के अंदर पूरा पूरा इंट्रो कराना है। क्या करना है, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर पुनः स्थापित करना है। तो चलो भैया हम वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे इंट्रो कर देते हैं। क्या करते हैं, इंट्रो करा देते हैं, किसमें, बैक्टीरिया सेल्स में। तो आपको कहानी लगभग समझ में आ रही होगी। हमको एक बैक्टीरिया सेल मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे, यदि मेरे पास क्या मिलेगा, एक बैक्टीरिया सेल मिलेगा, इसकी ये पूछ हो जाएगी, ठीक, मतलब ये फ्लैजिला हो गया इसका। अब फ्लैजिला मिल गया, ठीक। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें डीएनए को डाल देना है। कौन सा डीएनए, अभी जो हमारा यहाँ पे एच डीएनए यानी हाइब्रिड डीएनए बना था, हम उसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे कैसे, और पूरे प्रोसेस में यहाँ पे एक होस्ट सेल चाहिए था। ये क्या बनेगा, ये स्पेशली होस्ट सेल बनेगा। क्या बनेगा, होस्ट सेल बन के तैयार होगा। यानी जहां पे हम हाइब्रिड डीएनए को अलग अलग कॉपी में तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग कॉपी में तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को, या इस प्रोसेस में ढेर सारे क्लोनिंग तैयार होते हैं। इनको क्लोनिंग प्रोसेस भी, यहाँ पे देखो बैक्टीरिया सेल्स इन क्लोनिंग प्रोसेस भी बोलता है। तो होस्ट मिलना चाहिए ताकि हम हाइब्रिड डीएनए को यहाँ पे होस्टिंग करा सके और हमारे पास नंबर ऑफ जो डीएनए हैं उनकी कॉपी तैयार हो सके, ठीक। तो इनको ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा होता है, ये जो पूरा रूपांतरण होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा एक्टिविटी होगा। और जिसमें जो हमारा बैक्टीरिया सेल्स है उनमें डीएनए का, या डीएनए उसको ग्रहण कर लेता है और काफी लंबे समय के बाद देखते हैं तो बैक्टीरिया सेल नंबर ऑफ मोर डीएनए या डीएनए हाइब्रिड बनके तैयार करता है, ठीक। अब देखो जब हमारे पास इसमें डीएनए बनके तैयार हो जाता है, इसके साथ ये रिप्लिकेट कर जाता है, तो उसके बाद होता है स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन। देखो अब तुमको पता करना होगा लास्ट प्रोसेस में कि स्क्रीनिंग करनी होगी, फिर उसके बाद सिलेक्शन करना होगा किसका, क्लोन का एंड ट्रांसफॉर्मेड सेल्स। यानी कोई इंसान होगा उसमें हम कैसे लगाएंगे, जैसे पोलियो का टीका बन गया, पूरे फेज में बैक्टीरिया से निकाल भी लिया गया, अब हम किसी इंसान को कैसे लगाएं उसके बारे में ये देखते हैं कि जो मेरी इम्यूनोलॉजिकली मेथड होता है, कैसा होता है, इम्यूनोलॉजिकली मेथड होता है, हिंदी में कहते हैं शायद इसको प्रतिरक्षा रसायन विधि। क्या होता है, प्रतिरक्षा रसायन विधि, या न्यूक्लिक अम्ल के और स्पेशल जो हाइब्रिडेशन मेथड होते हैं उनसे हम बीजाणु यानी जो हमारे स्पेशल बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के सेल से हम पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अलग कर लेते हैं, या हाइब्रिड डीएनए को क्या करते हैं, चयन करते हैं कि भैया ये वाला सही है, इसको निकाल लेते हैं अब, ठीक। तो अब वाला निकाल के अब उसको क्या करते हैं, अब वहां पे एम्फीसिलिन, क्या एम्फीसिलिन वाले पोषक मटेरियल में लगा देते हैं या लेपित कर देते हैं। तो याद रहे यहाँ पे एम्फीसिलिन, तो एम्फीसिलिन एक मटेरियल है, क्या है, एम्फीसिलिन मटेरियल है जो डीएनए के बैक्टीरियल डीएनए को निकाल के वहां पे रखा जाता है, सेलेक्टिव करके सेलेक्ट कर लेते हैं। निकाल के रखने पे धीरे धीरे उसमें क्या करता है, जो हमारे प्लाज्मिड एंड अलग अलग प्लाज्मिड, क्योंकि भैया बैक्टीरिया सेल में प्लाज्मिड भी होगा और उसमें क्या होगा, डीएनए भी होगा, कौन वाला, हाइब्रिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उसको क्या करते हैं, अब उस पे स्थित जो एंटीबायोटिक मार्कर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक मार्कर होते हैं, मार्कर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यानी उसको प्रतिरक्षा
क्लियर कराते हैं, उसको इम्यूनिटी देते हैं और एक ही प्रकार के जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे रूपांतरित हो जाते हैं और वो सेल्स क्लोन बन के तैयार हो जाते हैं और बाद में किसी भी ह्यूमन में उसको पेनिट्रेट कर दिया जाता है। ध्यान देना, हमने बैक्टीरिया में पढ़ाया था आपको, बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बॉटनी थी उसमें बैक्टीरिया हमने पढ़ाया था, बताया था आपको कि स्पेशली हमारे सारे के सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ एंटीबायोटिक को रिफर करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक को रिफर नहीं करते। तो पूरा सिलेक्शन स्टूडेंट्स मैंने जहां से लेकर यहां बताया, इसको कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म। तो फिगर आपको क्लियर हो गया होगा, सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो मिलते हैं पॉलीड्रोम को लेके अगले पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।